हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट मोमेंट्स फ्रॉम द ईयर 1857 टू 1947, जो कि कॉलोनियल टाइम पे जो प्रेजेंट मोमेंट्स हुआ था। सो कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ पेजेंट्री अंडर कॉलोनियलिज्म। सो जब से ब्रिटिश रूल्स आए, जो पेजेंट्स थे इंडिया की, उनका हालत बहुत ख़राब हो गया because of various reasons like colonial economic policies, in fact ruins of handicraft, because ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अपना जो इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स था वो डंप किया इंडिया में। सो जो कॉटेज इंडस्ट्री था इंडिया का वो बहुत रुइन हो गया। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड फॉर लैंड रेंट बाय द ब्रिटिशर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेवेन्यू systems that they introduced, for example the permanent settlement or the Rohitwari settlement. Another reason was the colonial and the administrative systems. So basically जो पेजेंट्स थे बहुत सारे रीज़न के लिए सफ़र करते थे। फॉर एग्जांपल हाई रेंट्स, इलीगल लेवीज, आर्बिट्रेरी एविक्शंस एंड अनपेड लेबर ऑल्सो उनसे भी कराया जाता था। और एक जो प्रॉब्लम था वो था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज चार्ज्ड अपॉन देम बाय द लोकल मनी लेंडर, जिसको कि वो कभी कभी चुका भी नहीं पाते थे, तो दे हैड टू रिटर्न इट बाय सेलिंग देयर cattles or even selling their land also. So gradually the actual cultivators were reduced to the status of tenants at will, sharecroppers and landless laborers. So जो peasantry था उसका हालत बहुत ख़राब हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। सो देखते हैं यहाँ कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट मूवमेंट्स और रिवोल्ट थे जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है इंडिगो रिवोल्ट, जो कि बंगाल में हुआ था in the year 1859 to 60. So indigo revolt में क्या था? The indigo planters, they forced the peasants to take advances from them and grow indigo, which was a very cheap crop instead of more paying crops like rice. So जैसे ही peasants उधार लेते थे प्लांटर से तो वो बन जाते थे उनके, they were compelled to grow indigo. And the planters also used fraudulent contracts also against the peasants. So finally in the year 1859 this revolt took place, and some of the important members associated with the revolt were दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। सो इन दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा इन दोनों की लोगों की अगुवाई में ही ये रिवोल्ट हुआ था। एंड यहाँ पे जो बंगाली इंटेलिजेंसिया थे उस समय के, एंड हमें पता है कि 1835-40 के बाद से बंगाल में जो वेस्टर्न एजुकेशन करंट था जो वो आने लगा था। सो बंगाली इंटेलिजेंसिया ने भी इनकी बहुत मदद की थी। दे आल्सो सपोर्टेड द पेजेंट्स कॉज थ्रू देयर न्यूज़पेपर कैंपेन्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मास मीटिंग्स, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडा एंड एटसेट्रा। सो फाइनली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, and it issued a notification in the year 1860 which said that the riots could not be compelled to grow indigo, and that it would ensure all disputes were settled by legal means. So government के intervention के बाद ही this revolt came to an end. Now coming to the next revolt or the next present movement, that is the पाबना agrarian leagues. तो यहाँ ये हुआ था ईस्टर्न बंगाल में, एंड यहाँ जो मेन मुद्दा था वो था ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ द जमींदार्स। सो जो जमींदार्स थे वहाँ पे वो पेजेंट से एनहेंस्ड रेंट, जो कि इंक्रीज रेंट लिया करते थे बियॉन्ड लीगल लिमिट्स, एंड प्रिवेंट टेनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स अंडर द एक्ट 10 of 1859। सो उनको जो पेजेंट्स थे उनसे हाई रेंट एज वेल एज नो ऑक्यूपेंसी राइट्स। सो दिस वर द टू इम्पोर्टेंट इशूज़ इन द ईस्टर्न बंगाल ऑफ द पाबना अग्रेरियन लीग। सो ये यूसुफ शाही परगना में चालू हुआ सबसे पहले, एंड द जो लीग था अग्रेरियन लीग, इट ऑर्गेनाइज्ड ए रेंट स्ट्राइक। द रॉयल्स रिफ्यूज टू पे एनहेंस रेंट, बिकॉज यहाँ पे रेंट का जो था वो मेन मुद्दा था यहाँ पे। फाइनली दिस रिवोल्ट ऑल्सो केम टू एन एंड आफ्टर सम टाइम थ्रू द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। The government also proposed to undertake legislation to protect the tenants from worst aspect of zamindari operation. In 1885, the Bengal Tenancy Act was passed,
सो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है इसको लेके। एंड इस मूवमेंट में भी बंगाल के जो इन्फ्लुएंसर लोग थे, स्पेशली द वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया लाइक बंकिम चंद्र चैटर्जी, आरसी दत्त एंड सुरेंद्र नाथ दत्त जी ने भी यहाँ पे जो पेजेंट का जो कॉज था उन्होंने प्रमोट किया था और सपोर्ट किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द डेक्कन राइट। तो डेक्कन राइट्स मालाबार रीजन में हुआ था, जो डेक्कन रीजन है वहाँ पे। एंड यहाँ जो मेन प्रॉब्लम था वो था हैवी टैक्सेशन अंडर द रोयतवारी सिस्टम। जो रोयतवारी सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था डेक्कन रीजन में। सो यहाँ पे जो मेन एक्सप्लोटर्स थे वो थे बनिया एंड गुजराती मनी लेंडर्स, जो कि बाहर से आए थे इस रीजन में। एंड दे वर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। मोरओवर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो जो कॉटन कल्टिवेटर्स थे डेक्कन एरिया के, उनका बहुत नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। देर वॉज हार्डली एनी डिमांड फॉर कॉटन आउटसाइड इंडिया। सो उनका कॉटन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी रुक गया, प्लस गवर्नमेंट का जो डिसीजन था लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने का 50% इट ऑल्सो कंपाउंडेड देयर प्रॉब्लम अलॉन्ग विथ रीजन्स लाइक बैड हार्वेस्ट, जो ख़राब फसल थी। सो दिज आर द रीजन्स वाई द पेजेंट्री इन द डेक्कन रीजन सफर्ड। सो जो पेजेंट्स थे उन्होंने सोशल बॉयकॉट चालू किया अगेंस्ट द आउटसाइडर मनी लेंडर्स, जैसे लाइक ना ही हम उनके घर में काम करेंगे या ना ही हम उनके दुकान से राशन खरीदेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच द डेक्कन रॉयट्स प्रोटेस्टेड और स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द आउटसाइडर्स मनी लेंडर। फाइनली द गवर्नमेंट succeeded in repressing the movement and it passed the Deccan Agriculturalist Relief Act in the year 1879. So let us see the changed nature of peasant movements after 1857. So जो नेचर था पेजेंट मूवमेंट का, उससे कुछ टिपिकल पॉइंट्स थे, उसे देखते हैं हम। द पेजेंट्स वर फाइटिंग डायरेक्टली, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं था उनके लिए। दे वर वेजिंग देयर ओन स्ट्रगल एंड देयर डिमांड्स वर बेसिकली ऑन इकोनॉमिक इशूज़। एंड उनका होता था कि उनका इमीडिएट एनिमी कौन है। फॉर एग्जांपल यहाँ फॉरेन प्लांटर्स वॉज देयर इमीडिएट एनिमी इन केस ऑफ इंडिगो रिवोल्ट, एंड मनी लेंडर इन केस ऑफ डेक्कन राइट्स, इंडिजिनियस जमींदार इन केस ऑफ द पावना एग्रेरियन लीग ऑल्सो। एंड उनका जो भी स्ट्रगल था वो कुछ स्पेसिफिक मुद्दों के लिए था एंड स्पेसिफिक एंड दे हैड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। एंड उनका जो टेरिटोरियल रीच था वो बहुत लिमिटेड था। सो द मूवमेंट्स वर बेसिकली लोकल ऑनली, किसी भी एरिया में होता था तो वहीं तक वो सीमित था ज़्यादातर। एंड प्लस दे हैड नो कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन। उनके जैसे ही उनका जो प्रॉब्लम था एड्रेस किया गया तो वैसे ही उनका जो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो जाता था, ना कि उनके पास कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं था। एंड लेट अस सी सम ऑफ द वीकनेसेस। द पेजेंट्स लैक्ड एनी एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनियलिज्म। मोreover they did not possess a new ideology and a social, economic and political program। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, उनके पास कोई लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं था, बस उनको अपने प्रॉब्लम्स का निवारण करना था। एंड दे हैड नॉट कंसीव्ड एनी ऑल्टरनेटिव फॉर द सोसाइटी। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिमेरिट्स थे उस समय के। नाउ अभी देखते हैं हम जो 20th सेंचुरी में जो कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट मूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 20th सेंचुरी के जो पेजेंट मूवमेंट्स हुए थे उस समय ही जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा उफान पे था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। सो द पेजेंट मूवमेंट ऑफ दिस टाइम वेर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे गांधी जी भी आ चुके थे तब तक एंड बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर भी आ चुके थे, नेहरू जी आ चुके थे। सो पहले देखते हैं किसान सभा मूवमेंट को। तो जो किसान सभा मूवमेंट है वो अवध रीजन में हुआ, यूपी के। एंड यहाँ प्रॉब्लम क्या था, द मेजोरिटी ऑफ द कल्टिवेटर्स वर सब्जेक्टेड टू हाई रेंट्स, समरी एविक्शन दैट इज़ द बेदखली, जो उनको ज़मीन से निकाल देना, लीगल लेवीज, रिन्यूअल फीस जैसे कि नजराना क्या आ जाता था। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो यहाँ के जो पेजेंट्री था। एंड द पेजेंट्री हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द तालुकदार जिनका होल्ड बहुत ज़्यादा था ज़मीन पे, द लैंडलॉर्ड क्लास ऑफ द अवध रीजन। सो यहाँ पे बिकॉज ये अराउंड 1920 के आसपास हुआ था। सो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उस समय उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
एंड होम रूल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया. द यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा वो सेटअप इन फरवरी 1918 बाय गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी. ये नाम हमें याद रखने पड़ेंगे. मदन मोहन मालवीय जी भी यहाँ से एसोसिएटेड थे. एंड अदर जो पर्सनैलिटीज थे वो थे झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह, बाबा रामचंद्र ऑल्सो. In the year 1920, the Awadh Kisan Sabha came into existence. The movement declined soon, and partly due to the government repression and partly because of the passing of the Awadh Rand Act. So these are some of the important things about the Kisan Sabha movement of the Awadh region. Now coming to the next movement, that is the Eka movement. So यहाँ जो प्रेजेंट डिस्कंटेंट था वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस के रीजन में, जो कि इलाका था हरदोई, बहराइच, सीतापुर का जो रीजन था. एंड यहाँ जो मुद्दे थे वो थे हाई रेंट्स, ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार्स एंड प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट. सो दीज आर द रीजन्स वाई एका मूवमेंट बिगेन. एंड यहाँ जो इनके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे मदारी पासी. हमें इस नाम को याद रखना होगा. एंड दिस मूवमेंट ऑल्सो फिजल्ड आउट बिकॉज ऑफ द रिप्रेशन ऑफ द अथॉरिटीज़. Now coming to the next movement, that is the Mapila revolt. So Mapila revolt साउथ में हुआ था, मालाबार रीजन में ही. एंड यहाँ जो मेन मुद्दा था वो था कि मुस्लिम टेनेंट्स वर्सेस द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज एंड देयर मेन कंप्लेंट्स वेर लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस एंड अदर ऑपरेसिव एग्जेशंस. तो यहाँ पे कुछ कम्युनल ओवरटोन भी आता है बाद में, बिकॉज जो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था उस समय, एंड ब्रिटिशर्स they had already planted the seeds for the divide and rule policy. So हमें यहाँ पे जो कम्युनल कलर है वो भी देखने को मिलेगा इस मूवमेंट में बाद में. एंड द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड और दे सपोर्टेड दिस रिवोल्ट. एंड लीडर्स लाइक गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, दे ऑल्सो एड्रेस्ड मापिला मीटिंग्स. Things took a turn for the worse in August 1921 when the arrest of a respected priest leader, Ali Musaliyar, sparked off large-scale riots. So कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ. एंड सिंस वायलेंस हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उसे फिजिकली रिप्रेस किया. सो इनफैक्ट कुछ ये भी चार्जेस थे कि मेनी हिंदूज वेर सीन बाय द मापिलास टू बी हेल्पिंग द ऑथोरिटी. दैट्स वाई दिस कम्युनल कलर came into fore in this movement. By December 1921, all the resistance had come to a stop. Now next coming to the other movement, that is the बारडोली सत्याग्रह. So बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था in the सूरत डिस्ट्रिक्ट. एंड यहाँ जो रीज़न था इस सत्याग्रह का वो था इंक्रीज ऑफ द लैंड रेवेन्यू बाय 30%. सो सडनली द लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया था. एंड दिस वॉज द टाइम which was very volatile after the first world war also. Economic situation was not that great of the world. So यहाँ जो कांग्रेस था कांग्रेस ने बारडोली इंक्वायरी कमेटी का गठन किया इशू में देखने के लिए. प्लस उनके जो मेन लीडर थे यहाँ जो मेन लीडर थे कांग्रेस के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड बारडोली के ही वुमेन ने उनको टाइटल दिया था सरदार का. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड दिस सत्याग्रह. In fact, बारडोली सत्याग्रह पत्र was also brought out to mobilize public opinion. एंड गांधी जी भी बारडोली में आ गए थे अगर कोई इमरजेंसी हो तो. एंड द अदर एंड legislative leaders like K.M. Munshi and Lalji Naranji, they also resigned from the Bombay Legislative Council in support of the movement. And because the situation was getting out of control, the government formed a committee to look into the issue, and the committee found that the revenue hike was unjustified and recommended a rise of 6.03% only, जो कि 30% था इनिशियली गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन. बट यहाँ कमेटी ने 6.03 पे उसको ले आया. Now next coming to the other movement, that is the All India Kisan Sabha or the All India Kisan Congress, which was founded in Lucknow in the year April 1936 by Swami Sahajanand Saraswati as the president and N.G. Ranga as the general secretary.
और एक जो इंसान थे यहाँ पे जो इससे एसोसिएटेड थे वो थे इंदुलाल याग्निक। इनका भी वही किसान के लिए डिमांड था। एंड हमें पता है कि कांग्रेस के जो मिनिस्ट्री बहुत सारे प्रोविंसेस में आई थी, वो आई थी 1937 से लेके 1939 के बीच में। उनके रीजन में भी बहुत सारे उनके जो रेन था और उनका जो टाइम था मिनिस्ट्री का, उस टाइम पे भी बहुत सारे पेजेंट मूवमेंट्स हुए थे रीजनल स्पेशली। नाउ पेजेंट एक्टिविटी इन प्रोविंसेस, केरला में कुछ हुआ पेजेंट एक्टिविटी। एंड यहाँ पे सेटल किया गया उसे मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 के अंतर्गत। आंध्रा में भी हुआ, आंध्रा में एम.जी. रंगन ने लीड किया पेजेंट मूवमेंट को। एंड ही आल्सो सेट अप दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन पिजन इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1933। यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। बिहार में भी हुआ, एंड बिहार में शाहजानंद सरस्वती, करियानंद शर्मा एंड राहुल संकीर्तनायन, पंचानंद शर्मा, इन लोगों का अहम रोल था। इन 1935 द प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द एंटी जमींदारी स्लोगन। यहाँ जो मेन मुद्दा था वो था बखस्त लैंड का। एंड नाउ कमिंग टू द पंजाब। सो पंजाब में पंजाब नौजवान भारत सभा, द किसान कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस, अकाली, यहाँ इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीजेंट का जो स्ट्रगल में। द टारगेट्स ऑफ द मूवमेंट वर द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न पंजाब हु डोमिनेटेड द यूनियनिस्ट पार्टी। सो यहाँ जो लैंडलॉर्ड थे वो मेन टारगेट थे प्रेजेंट्स के। एंड द इमीडिएट इशूज दैट वर टेकन अप वेयर रिसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन अमृतसर एंड लाहौर एंड इंक्रीज इन वाटर रेट्स इन कैनल कॉलोनीज ऑफ मुल्तान एंड मोंटोगोमेरी। तो ये कुछ अहम मुद्दे थे यहाँ के पेजेंट के, लाइक लैंड वाटर रेट, लैंड रेवेन्यू ऑल्सो। नाउ ड्यूरिंग द वॉर, जब वॉर चला 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक, सो कमिंग टू द तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ था। एंड यहाँ बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो फ्लॉड कमीशन था उसका रिकमेंडेशन था कि जो तेभागा था, दैट इज द 2/3 ऑफ द शेयर शुड गो टू द बरकदार्स और द शेयर क्रॉपर्स नोन एज द बगचासी और द अधियार इंस्टेड ऑफ 1/2 शेयर। सो ये जो डिवीज़न ऑफ लैंड प्रोड्यूस था उसको लेके मुद्दा था। सो उनका एक फेमस स्लोगन था यहाँ पे, नीच खमारे धान तोलो। दैट इज़ जो किसान थे उनको अपने ज़मीन पे धान तोलना चाहिए, बाद में उसको शेयर जो रेवेन्यू या फिर रेंट देना चाहिए। एंड द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉर्थ बंगाल, प्रिंसिपली अमंग द राजबंशीज विच वर ए वेरी लो कास्ट ऑफ द ट्राइबल ऑरिजिन। द मूवमेंट डिसिपेटेड सून बिकॉज ऑफ द लीग मिनिस्ट्रीज, जो यहाँ मुस्लिम लीग का जो मिनिस्ट्री था यहाँ पे, सॉप ऑफ द बरकादारी बिल। नाउ कमिंग टू द तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट जो हुआ था वो फाइनली सेटल हुआ था बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल्स पॉलिसी, जो कि उन्होंने बाद में जो स्टेप लिया था आर्मी को भेज के। तो यहाँ जो मूवमेंट था वो यहाँ पेजेंट बहुत सारे लोगों से परेशान था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड सोशल सिचुएशन ऑफ तेलंगाना रीजन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ हैदराबाद। यहाँ निज़ाम का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, प्लस देयर वाज टोटल लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज़, ग्रॉसेस्ट फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन बाय देशमुख्स, जागीरदार्स, डोरास, जो कि मराठा के टाइम से चले आ रहे थे, एंड फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर ऑल्सो एंड इलीगल एग्जेशन। तो किसान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। सो यहाँ कम्युनिस्ट ने लीड किया किसान का जो मूवमेंट था उसे। एंड द अपराइजिंग बिगेन फाइनली इन द ईयर 1946 इन जुलाई, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ बाद में। एंड द इंडियन security forces had to intervene to calm the situation, and finally this state of Hyderabad was integrated into the Indian Union later on. So ये कुछ important peasant movements थे from 1857 to 1947. अभी देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ पेजेंट मूवमेंट, जो क्या क्या इनका इम्पोर्टेंस था या फिर कुछ जो डिमेरिट्स थे। सो दिस मूवमेंट्स क्रिएटेड एन एटमोसफियर फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस अग्रेरियन रिफॉर्म, बिकॉज हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए
लाइक जो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, दे ऑल्सो इरोडेड द पावर ऑफ द लैंडेड क्लास एंड दिस मूवमेंट्स वर बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेजेंट मूवमेंट के बारे में हमें याद रखना हुआ, कौन से ईयर में हुआ था, कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे इससे, या फिर कौन कौन से इशू पे ये सारे पेजेंट स्ट्रगल्स हुए थे। सो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, स्पेशली प्रीलिम्स में भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।